बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और आज के इस लेक्चर में हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो ऐसी बॉडीज़ के साथ डील्स करता है जो या तो रेस्ट में हों या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हों। न्यूटन एक साइंटिस्ट था। न्यूटन ने ऑब्ज़र्व किया कि अगर कोई बॉडीज़ जो है वो रेस्ट पे हो तो वो रेस्ट पे ही रहती है यहाँ तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स एक्ट ना करे। मिसाल के तौर पे अगर कोई बुक टेबल पे रखी हुई है तो जब तक आप उस बुक को वहाँ से उठाएं ना, उस पर फोर्स ना लगाएं, वो अपनी जगह नहीं चेंज करती, वो रेस्ट पे ही रहती है। इसी तरह से अगर कोई बॉडी अब अगर मूव कर रही हो यूनिफॉर्म स्पीड से तो वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखती है अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। मिसाल के तौर पे अगर एक बॉल को हम थ्रो करते हैं और बॉल जो है वो स्लाइड करता है ग्राउंड पे, ठीक है, रोल करता है ग्राउंड पर, तो जो बॉल की जो रोलिंग मोशन है वो बॉल अपनी मोशन कंटिन्यू रखता है जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। लेकिन हम देखते हैं कि बॉल कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद बॉल स्टॉप हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही होती है फ्रिक्शन की फॉर्म में, फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड की फॉर्म में, जो कि उसकी मोशन को सीज करने का बायस बनती है। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। A body continues its state of rest or motion or uniform motion in a straight line provided no net force acts on it. नेट फोर्स क्या होती है? नेट फोर्स जो है तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट होती है नेट फोर्स, ठीक है। और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। अच्छा, अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो चूँकि बॉडी की इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करता है कि देखें ना, अगर अब जब फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो वो उसके मैस के साथ भी रिलेटेड होंगी। अगर एक बुक को आपने टेबल से उठाना है तो लाजमी तो नहीं बुक ही हो, अगर कोई ब्लॉक हो उसकी जगह पे हैवी ब्लॉक आपने रखा हो तो फोर्स जो है वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी आप उसको मूव करवाने के लिए। तो वो डिपेंड कर रही होगी उसके इनर्शियल प्रॉपर्टीज़, मैस को हम वहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो डील करता है इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से, इसलिए फ़र्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ से आपने डेफिनेशन यहाँ से ये वाली याद करनी है लॉ ऑफ इनर्शिया की। तो लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक ही चीज़ के दो नाम है। नेक्स्ट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें फ़र्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा कि फ़र्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो वैलिड होता है इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स। जब तक कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी तब तक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो वैलिड होगा, वो होल्ड कर रहा होगा वहाँ पर। लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स नेट फोर्स एक्ट कर रही हो किसी बॉडी पे तो उस कंडीशन में न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो होल्ड करता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ डील्स सिचुएशंस व्हेन अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इट स्टेट्स दैट। अब इसकी डेफिनेशन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है अमूमन, ठीक है। शॉर्ट आंसर आपने सिर्फ डेफिनेशन उसकी लिखनी होती है। लेकिन ये जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में। तो सबसे पहले डेफिनेशन इसकी फिर लिखेंगे। When a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. तो अगर क्वेश्चन आ गया है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो सबसे पहले उसकी लिखनी है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कि जब भी किसी बॉडी पे कोई नेट फोर्स एक्ट करती है तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। नेट फोर्स की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बॉडी के मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये है न्यूटन सेकंड लॉ। उसके बाद आपने कंडीशन आप हेडिंग दे सकते हैं, कंडीशन लिख सकते हैं कि किस कंडीशन में न्यूटन सेकंड लॉ होल्ड करता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद सिचुएशन व्हेन नेट फोर्स इज एक्टिंग। अब कंडीशन क्या है सेकंड लॉ के लिए कि नेट फोर्स एक्ट कर रही हो बॉडी पे। देन उसके
आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन की, और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में हम लिखेंगे इफ़ अ फोर्स produces an acceleration in a body of mass m then we state mathematically that। तो अब हम न्यूटन सेकंड लॉ को लिख सकते हैं किस तरह कि अब देखें अगर किसी बॉडी का मास m है, उसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस कर रही है एक फोर्स, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमने लिखा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिख लिया है, तो एक्सेलरेशन ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ गया F ओवर m, अब m डिवाइड हो रहा है a की तरफ, इसको लिए मल्टीप्लाई हो गया तो F प्रोपोर्शनलिटी का साइन m में। अब हम एक कांस्टेंट यहाँ पर लगाते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव हम करेंगे, रिप्लेस करेंगे इक्वालिटी से, तो उसके लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो k को हमने एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा, तो f इज़ इक्वल टू के m में। अब k की जो वैल्यू है अगर 1 उसको रखते हैं तो उससे क्या होगा कि f इज़ इक्वल टू आ गया m में के। अच्छा क्वेश्चन ना ये भी पूछा जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते क्यों है बच्चे, देखिए यहाँ पर ना फोर्स इज़ डायरेक्ट फोर्स, अब यहाँ पे क्या है प्रोपोर्शनल m में, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इक्वालिटी का नहीं है, फोर्स एग्जैक्टली इक्वल नहीं है मैक्स और एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो इसको इक्वेट करने के लिए, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट्स की ना कोई फिक्स वैल्यू रखते हैं हम, ठीक है। जो वो वैल्यू जो होती है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उसके अलावा इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं होती है। अब कांस्टेंट क्या लगाना है, KLM क्या लगाते हैं वो हम देखते हैं, उसकी वैल्यू क्या है। और चूँकि कांस्टेंट जो है एक्सपेरिमेंट से बनाए गए हैं, अब जिन साइंटिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने अपने हिसाब से उनको नाम दे दिए थे। अच्छा F इज़ इक्वल टू m है, अब यहाँ से न्यूटन F इज़ इक्वल टू m है, तो यहाँ से हम ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है जो है वो न्यूटन है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब 1 न्यूटन को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, F इज़ इक्वल टू m है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो 1 न्यूटन तब होगा जब मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट 1 आए, मास और एक्सेलरेशन को हम मल्टीप्लाई करें और आंसर उनका 1 आए। तो ये किस कंडीशन में पॉसिबल है, अगर मास भी 1 किलोग्राम हो और एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन हम कह सकते हैं 1 न्यूटन वो फोर्स होगी जो 1 किलोग्राम के मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। 1 न्यूटन इज़ अ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। सो अब किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, 1 इज इक्वल टू MA है ना, तो मास 1 kg, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स के 2 यूनिट हो गए, एक तो न्यूटन है और एक क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो न्यूटन है वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, तो दोनों पूछे जा सकते हैं आपसे। 1 न्यूटन भी इसके फोर्स का यूनिट होता है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी फोर्स का ही यूनिट है, लेकिन अगर पूछा जाए ऐसा यूनिट क्या है तो हमने न्यूटन लिखना है। नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन दैट प्रोड्यूस बाय 20 न्यूटन फोर्स इन अ मास ऑफ 8 kg, फोर्स गिवन है 20 न्यूटन, मास है 8 kg, m 8 kg, फोर्स 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो F इज इक्वल टू m में एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए हमें, तो F ओवर m, F की वैल्यू 20 है, मास की वैल्यू 8 है, तो डिवाइड किया हमने तो आंसर क्या आ गया एक्सेलरेशन का 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह यहाँ पे गिवन है फोर्स एक्टिंग इन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 किलोग्राम के मास में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है फोर्स, और 8 किलोग्राम के मास में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो M1 के लिए A1 है 10 और M2 के लिए A2 फाइंड करना है। फोर्स सब चूँकि सेम है तो इक्वेशन बना लें, F इज इक्वल टू M1 A1, F इज इक्वल टू M2 A2, फोर्स तो सेम एक्ट कर रही है ना, तो बैलेंस मतलब कंपेयर कर लें इन इक्वेशंस को, तो M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2, हमें A2 की वैल्यू चाहिए, M2 दूसरी तरफ ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा, वैल्यूज़ पुट करें तो A2 की वैल्यू आएगी 6.25। साइक्लिस्ट एग्जांपल 3, साइक्लिस्ट मास 40 kg। अब यहाँ पे फोर्स है 200 न्यूटन, फोर्स अप्लाइड फोर्स है, एक्सेलरेशन गिवन है, अब आपने फ्रिक्शन निकालनी है, तो ये देखें आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है। नेट फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नेट फोर्स हमें निकालनी है, F इज इक्वल टू M में ये फार्मूला यूज़ करके, अप्लाइड फोर्स पहले से गिवन है, फ्रिक्शन फाइंड करना है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 80 न्यूटन। इस तरह से आपने एग्जाम्पल सॉल्व कर लेनी है, फिर कल नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मैथ्स और वेट को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।